गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? जीके क्विज क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके सामने मैं राम तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए, विभिन्न एक दिवसीय परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरी को जो शामिल करते हैं अपनी क्लास में, आज आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बिल्कुल पसंद आएगी। चलिए, बिना किसी देरी और बिना किसी विलंब के प्यारे अभ्यर्थियों प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है। देखिए, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था इस सवाल को कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है। देखिए, लोक प्राधिकरण है, संबंधित विभाग के मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या अदालत हैं। मतलब किससे, ठीक है, मतलब किससे मतलब अनुरोध किया जा सकता है, किससे रिक्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों देखिए, बात करें अगर तो सही उत्तर होगा आपका लोक प्राधिकरण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लोक प्राधिकरण की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए, आरटीआई के तहत यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यदि भारतीय नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण से सूचना का मतलब अनुरोध कर सकता है, अगर वो किसी चीज़ की अगर सूचना चाहिए किसी व्यक्ति को, तो वो लोक प्राधिकरण से मतलब कि क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अब इसमें नियम ये है कि जो संबंधित प्राधिकारी होगा जिसके पास आपकी रिक्वेस्ट पहुंचेगी, वो शीघ्रता से उसका जो है तो निदान करेगा, यानी कि उस पूछे गए मतलब व्यक्ति द्वारा पूछे गई सूचनाओं का की जो रिक्वेस्ट है उसको दे करके उसका क्या करेगा, सॉल्यूशन देगा। और ऐसा उसे 30 दिनों के अंदर अंदर उसका उत्तर देना आवश्यक है, यानी संबंधित प्राधिकारी को। क्लियर हुआ? बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सूचना के अधिकार अधिनियम की तो देखिए, ये 15 जून 2005 को पारित हुआ था, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को यह पूरी तरीके से पूरे भारत में यानी समूचे भारत में इसको लागू किया गया था। यानी पारित हुआ 15 जून 2005 और लागू किया गया था इसको 12 अक्टूबर 2005 को। क्लियर हुआ? यानी कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत, यानी कि हम बात करें प्यारे अभ्यर्थियों हमें आरटीआई से अगर सूचना चाहिए तो हम लोक प्राधिकरण से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। संबंधित प्राधिकारी हमें 30 दिनों के अंदर अंदर उसका तुरंत उत्तर देगा। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चले और अगला क्वेश्चन है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। देखिए, आरपीएफ 2018 में पूछा गया था इसको कि 1000 देशों की 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क किस देश को कहते हैं 1000 झीलों की भूमि। प्यारे अभ्यर्थियों, और सही उत्तर होगा आपका फिनलैंड, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। यानी कि प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो देखिए, 1,80,000 से भी ज़्यादा झीलें होने के कारण 1,80,000 से भी ज़्यादा झीलें होने के कारण इस देश को क्या कहते हैं, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा गया है। 1000 झीलों की भूमि या 1000 झीलों का देश कहा गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो प्यारे अभ्यर्थियों देखिए, पिछले हिमयुग के दौरान जो हिमनदीकरण हुआ, उस हिमनदीकरण का परिणाम यहाँ की झीलें हैं। यानी कि पीछे हटते हुए ग्लेशियर झीलों और गड्ढों के मतलब कि गड्ढों का निर्माण करते चले गए, यानी ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते चले गए और गड्ढे नुमा संरचना में क्या हुआ कि पानी भरा रह गया, यानी ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत सारी मतलब झीलों का निर्माण हो गया। क्लियर हो गया? तो प्यारे अभ्यर्थियों, 1000 झीलों की भूमि जो है ये किसे कहा गया, फिनलैंड को। आपकी स्टैटिक जीके का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये कि 1000 झीलों की भूमि अगर कभी भी अगर जियोग्राफिकल निकनेम अगर पूछा जाए कभी भी आपसे, तो जियोग्राफिकल निकनेम में आप इस क्वेश्चन को शामिल जरूर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, यहीं पे प्यारे अभ्यर्थियों बात करें अगर फिनलैंड में ही, तो बहुत सारी अन्य झीलें भी पाई जाती हैं, जिसमें एक आपने नाम सुना होगा साइमा झील का। अगर नहीं सुना तो जान लीजिए, साइमा झील। और ये जो साइमा झील है ये यूरोप की सबसे बड़ी चौथी झील है। क्लियर हुआ? और आपकी पहचान झील के साथ साथ इनारी झील, ये सभी झीलें आपको फिनलैंड के अंतर्गत मिलेंगी, यानी फिनलैंड देश में है ये। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। पेट 2021 में इसको पूछा गया था प्यारे अभ्यर्थियों कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। अंतश्चर्म, अधिचर्म, चर्म या फिर विशिष्ट चर्म। चर्म का मतलब स्किन यानी त्वचा। सभी लोग इसका आंसर जरूर करिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें यहाँ पे तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका अधिचर्म। क्या होगा? अधिचर्म, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अधिचर्म की बात करें तो देखिए, त्वचा जो है, त्वचा ऊतकों की 3 परतों से मिलकर बनी होती है। देखिए, जैसे हमारी स्किन है और ये जो त्वचा है तो ये 3 ऊतकों से मिलकर के बनी है। बात करें तो देखिए, सबसे जो ऊपरी परत होती है, ये ऊपरी परत हमारी अधिचर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिचर्म कहलाती है। इसके बाद में मध्य परत होती है। मध्य परत आपकी कहलाती
कहलाती है चर्म यानी चमड़ा, ठीक है, ये मध्य परत है आपकी। और जो सबसे निचली परत होती है ये आपकी कहलाती है अधचर्म कहते हैं इसको, ठीक है, इसको अधचर्म कहते हैं। ये सबसे निचली परत होती है और जो सबसे निचली परत होती है प्यारे अभ्यर्थियों ये वसा युक्त होती है। कैसी होती है? वसा युक्त होती है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें और अगला प्रश्न है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है, इनमें से किस शासक ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? देखिए वीडियो 2018 में इसको पूछा गया था, ठीक है, कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है, इनमें से किस शासक ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? देखिए फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। प्यारे अभ्यर्थी और सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का कोई रोल नहीं था कुतुब मीनार के निर्माण को लेकर के। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों यहाँ पे तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि देखिए अपने गुरु ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में यानी उनकी याद में क्या किया कि दिल्ली में ईंटों की मीनार बनवाई, उसका नाम दिया क्या? कुतुब मीनार। अब प्यारे अभ्यर्थियों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हो नहीं पाया था कि कुतुब मीनार की आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उस अधूरी कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया आपके इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ कि जब फिरोज शाह तुगलक आया, यानी कि जब तुगलक वंश चला दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपके फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसका मतलब कि जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि रिपेयरिंग करवाई, मरम्मत का काम इसने करवाया था आपके फिरोज शाह तुगलक यानी FST ने। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था इसको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 41? प्यारे अभ्यर्थियों और सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। और अनुच्छेद 42 की अगर हम बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए अनुच्छेद 42 मातृत्व राहत का एक खंड जोड़ता है। संविधान के अंतर्गत मातृत्व राहत का क्या जोड़ता है? एक खंड जोड़ता है तथा काम की उचित और आपकी मानवीय स्थितियों के बारे में बताता है। क्लियर हुआ? यानी कि मातृत्व राहत को लेकर के काम है जो, और काम के साथ साथ जो मानवीय स्थिति है उनको क्या करता है? बताता है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाएं वैतनिक अवकाश लेने की पात्र हैं। मतलब कि ऐसी महिलाएं जो कर्मचारी हैं किसी सरकारी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में या कहीं भी कार्यरत हैं, तो उन्हें क्या है कि इस अनुच्छेद 42 के तहत जो मातृत्व राहत खंड जोड़ा गया, इसके तहत उन्हें क्या है कि वैतनिक अवकाश लेने की मतलब क्या है? वो पात्र हैं। इस मतलब वैतनिक अवकाश की जो समय अवधि है यानी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 12 से लेकर के 26 सप्ताह के बीच में हो सकती है। यानी कि प्रसव के समय और या गर्भावस्था के दौरान अगर महिलाएं चाहें तो वो छुट्टी ले सकती हैं, वैतनिक अवकाश ले सकती हैं और उन्हें वैतनिक अवकाश अवश्य मिलेगा। क्लियर हुआ? बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है आपके सामने कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? और ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर हीरालाल चौधरी या फिर डॉक्टर राजेंद्र सिंह? और प्यारे अभ्यर्थियों सही आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए राजस्थान क्षेत्र से बिलोंग करने वाले आपके डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिन्हें जो कि एक संरक्षणवादी हैं और संरक्षणवादी के साथ साथ इन्हें क्या है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा गया। क्या कहा गया? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा गया। प्यारे अभ्यर्थियों सवाल आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा आज का सवाल कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसे जानते हैं? आप सभी लोग इसका कमेंट मतलब जरूर करिएगा, सही इसका आंसर जो है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। क्लियर है? प्यारे अभ्यर्थियों बात करें डॉक्टर राजेंद्र सिंह की तो देखिए राजस्थान के गाँव में और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे मतलब कि जल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दिक्कत होती थी, जल को लेकर बड़ी समस्याएँ थीं, ऐसी जगहों पर भी इन्होंने क्या किया कि अपने पारंपरिक तरीक़ों से वहाँ पर जल के संरक्षण का काम किया। ठीक है, यानी कि जहाँ पे पानी नहीं भी आता था वहाँ भी इन्होंने क्या किया कि पारंपरिक तरीके से यानी ट्रेडिशनल टेक्निक से इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जल आपूर्ति की व्यवस्था इन्होंने करनी प्रारंभ कर दी, यानी जल का संरक्षण इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। प्यारे अभ्यर्थियों हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ अगर जल की जो कमी नहीं है, जहाँ पे विशेष तरीके से जल की अच्छी आपूर्ति है, वहाँ पे हम लोग जल बर्बाद करते हैं, जल का संरक्षण और संवाहन बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने ऐसी जगहों पर जहाँ पे जल की कमी थी वहाँ पे क्या किया इन्होंने कि जल में क्या जल का संरक्षण किया और इनके इस काम से प्रभावित होकर के सन 2001 में डॉक्टर राजेंद्र सिंह को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से अलंकृत किया गया। चलिए अब
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 7वां क्वेश्चन कि भारत की दूसरी बड़ी घाटी कौन सी है जो देश के 10% क्षेत्र को घेरती है। आपके सामने ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, महानदी या फिर नर्मदा। तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा यहाँ पे गोदावरी, क्योंकि गोदावरी जो है वो आपके दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी गई है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया भारत की दूसरी बड़ी घाटी कौन सी है, तो देखिए गंगा नदी के बाद अगर कोई भारत में दूसरी बड़ी नदी है तो वो है आपकी गोदावरी, जो कि लगभग बात करें तो 1465 किलोमीटर मतलब की लंबी नदी है। इस नदी का जो स्रोत है वो आपके त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। बात करें इस नदी के प्रवाह होने की तो देखिए ये आपके महाराष्ट्र क्षेत्र, साथ ही साथ आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर के बहती है ये नदी। इस नदी का जो मुहाना है यानी ये जो नदी है बंगाल की खाड़ी पर जाके गिरती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो दूसरी बड़ी नदी घाटी है जो देश के 10% क्षेत्र को घेरती है तो वो है आपकी गोदावरी। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो देखिए पूछा गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करती है। देखिए एमटीएस 2017 में इसको पूछा गया था 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख या फिर 50 लाख। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें मुद्रा की तो देखिए ये बनता है आपका इंग्लिश में बात करें तो MUDRA मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा जो है ये आपके भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्थान है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान है जो कि सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इसमें श्रेणी की तो जो सबसे छोटी श्रेणी का जो ऋण होता है जिसे हम शिशु श्रेणी कहते हैं, इस श्रेणी में लगभग 50,000 रुपए का ऋण प्रदान करती है आपकी जो है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। साथ ही साथ बात करें जो है तो लघु श्रेणी की तो लघु श्रेणी में आपको मिलता है यानी जिसे हम किशोर श्रेणी कहते हैं 5 लाख रुपए तक का इसमें लोन मिलेगा आपको यानी ऋण मिलेगा। और जो आपकी सबसे बड़ी श्रेणी है यानी कि जो मध्यम उद्यम है आपका जो कि तरुण श्रेणी कहलाता है, इसमें आपको 10 लाख रुपए मतलब कि ऋण देने का प्रावधान करती है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्लियर हुआ तो सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन यानी कि 10 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हम 10 लाख रुपए का ऋण मतलब प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे अभ्यर्थियों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए प्रचलन में है कि कावासाकी बीमारी क्या है जो कि हाल ही में अभी सुर्खियों में रही है, कावासाकी बीमारी। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इस दुर्लभ हृदय रोग की तो सही उत्तर देखिए सबसे पहले तो सी ऑप्शन करिएगा दुर्लभ हृदय रोग। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों दुर्लभ हृदय रोग की तो ये दुर्लभ हृदय रोग में अभी हाल ही में क्या है कि कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या है कि 2 बच्चियों का इलाज किया गया और इलाज करके उन्हें ठीक किया गया है। ये जो कावासाकी बीमारी है ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा मतलब कि पीड़ित करती है, यानी कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी गिरफ्त में आते हैं। कावासाकी बीमारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, किस कारण से होती है, हालांकि ये अभी अज्ञात है। डॉक्टर्स और उनकी टीम ये पता करने में अभी सक्षम नहीं है कि इसका कारण क्या है। ये एक विशेष प्रकार का दुर्लभ रोग है जिसमें मतलब कि आपकी जो रक्तवाहिनियां हैं रक्तवाहिनियां सूख जाती हैं, मतलब हृदय का जो रक्त का जो संचार है वो बंद हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि आपके जो है मतलब कि तेज बुखार और रक्तवाहिनियों में सूजन जैसी समस्या हो जाती है। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। आज के कुछ के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हाल ही में भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की घोषणा की है। मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश और ईरान। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की घोषणा की है प्यारे अभ्यर्थियों, और सही उत्तर होगा आपका मालदीव। देखिए मालदीव में देखिए मानवीय सेवा और मानवीय कार्यों के लिए जो भारत से जो सैन्य कर्मियों को भेजा गया था उनको वापस बुलाने के लिए आपकी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि जो हमारे जो भारतीय जो सैन्य कर्मी हैं जो वहाँ गए थे, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। वो एक सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सीय निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए जो गए हुए थे, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन्हें वापस बुलाने के लिए क्या किया है, आह्वान किया है, घोषणा की है। प्यारे अभ्यर्थियों ये था आपके सामने आज का कुछ। मिलते हैं कल आपसे बिल्कुल इसी समय पर इसी क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और ज्वाइन करते रहिए सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।